नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारी मैथ की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बेसिक से एकदम ज़ीरो लेवल से चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं पर संक्रियाएं। मतलब ऑपरेशंस ऑन नंबर। यह आज का हमारा टॉपिक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। तो ये तो सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। सिर्फ 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। जो अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं हम कोई भी संख्या लिखने के लिए। तो फिर आगे है कि कोई भी संख्या को लिखने के लिए हमें दाईं ओर से बाईं ओर को क्रम से कैसे लिखते हैं? इकाई का अंक पहले, सबसे पहले इकाई का अंक आता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक, फिर हमारा दहाई के, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि। ऐसे लिखते हैं। जैसे कोई संख्या लेकर समझाता हूँ मैं आपको। तो संख्या हमारी 8, 6, 0, 9, 7, 1, 2, 5, 3, 4, यह हमारी संख्या है। तो हमें ऐसे लिखना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर। दाईं तरफ से बाईं तरफ जाएंगे। तो हमारी दाईं तरफ ये, तो इस तरफ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और फिर आ गया हमारा अरब। ऐसे लिखी जाती है हमारी कोई भी संख्या। और फिर आगे है कि किसी भी संख्या का स्थानीय तथा जातीय मान कैसे निकालते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या? स्थानीय और जातीय मान कैसे निकालते हैं, ये देखना है हमें। तो जातीय मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा?
जातीय मान देखते हैं पहले क्या है कि किसी भी कोई भी दी गई संख्या, कोई भी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान है, उस अंक का अपना मान ही उसका स्थानीय मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे संख्या लेते हैं हम, संख्या हमारी 5, 3, 4, 7 और 9। इसमें हमें 3 का स्थानीय मान बताना है। क्या? 3 का जातीय मान बताना है। जातीय मान क्या होगा? तो कोई क्या क्या डेफिनेशन थी कि कोई भी संख्या जो हमें दी गई है उसमें किसी अंक का जातीय मान है, यानी किसी अंक का जातीय मान है, उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो, उसका जातीय मान वही होगा। तो 3 का स्थानीय मान जातीय मान 3 का जातीय मान क्या होगा? 3। और 7 का देख लो, 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 का जातीय मान क्या होगा? 7। क्यों? हमारी डेफिनेशन यही तो थी कि किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम देखते हैं आगे स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है ये देखते हैं हम। तो हमें स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना होगा? जैसे इकाई के अंक का स्थानीय मान निकाले तो इकाई अंक का स्थानीय मान है, इकाई अंक का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या करना होगा हमें? पहले इकाई का अंक लेंगे, फिर मल्टीप्लाई 1, ये करेंगे तो हमारा इकाई के अंक का स्थानीय मान आ जाएगा। तो और फिर दहाई के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? दहाई अंक का स्थानीय मान, इसके लिए क्या करना होगा? दहाई का अंक लेंगे पहले तो, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और फिर नेक्स्ट इसी तरह फिर करते जाएंगे। जैसे एक और देख लो कि सैकड़े के अंक का स्थानीय मान क्या होगा? तो क्या क्या करना होगा हमें? पहले हमें सैकड़े का अंक लेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इसी प्रकार हमें आगे बढ़ाते हुए चलना है। जैसे इकाई के अंक के लिए क्या किया? इकाई का अंक मल्टीप्लाई 1। दहाई के अंक के लिए क्या किया था? दहाई का अंक इंटू 10। और सैकड़े के अंक के लिए क्या किया कि सैकड़े का अंक इंटू 100। फिर हज़ार के अंक के स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे? हज़ार का अंक
मल्टीप्लाई 1000 से। तो ऐसे हम बढ़ाते चलेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं हम एक। उदाहरण है हमारा 7 8 4 3 5 6 9। इस संख्या में हमें क्या बताना है? 6 4 और 8 का स्थानीय मान। इनका स्थानीय मान बताना है हमें। तो इनका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि 6 कहाँ पर है? इस दाईं तरफ से गिनना है हमें, इकाई और दहाई। दहाई के अंक के लिए हमने क्या किया था कि दहाई का अंक मल्टीप्लाई बाई 10। तो दहाई का अंक हमारे पास 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना हो जाएगा? 60। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो गया हमारा? 60। तो इसी प्रकार फिर हमें 4 का भी ऐसे निकालना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। कहाँ पर आए? 10,000 पर। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 10,000 का अंक पहले तो 10,000 का अंक क्या है? 4 और फिर मल्टीप्लाई 10,000। तो क्या होगा इसका? 40,000। ये हमारा 4 का स्थानीय मान होगा। फिर हमें इसी प्रकार 8 का निकालना है। 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो 8 कहाँ पर आया? लाख पे। तो पहले तो लाख का अंक, तो लाख का अंक 8, फिर मल्टीप्लाई 1,00,000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हो गया 1,00,000। तो फिर कितना होगा? 8,00,000। ये इसका स्थानीय मान हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हम हमारा सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं तो आसान सा है कि ऐसी संख्या जिसमें दो से पूर्णतः विभाजित हो। 2 से पूर्णतया विभाजित। यही हमारी सम संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो। तो जैसे देखते हैं कौन कौन सी हैं। 2 4 6 8 और 10। तो ऐसे चलती जाएंगे फिर आगे तक। फिर नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्याएं तो विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो विषम संख्या क्या है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वही तो विषम संख्या होगी। तो क्या 2 से पूर्णतया विभाजित न हो, वही विषम संख्या हुई। जैसे 3 5 एक भी विषम संख्या में है। 1 3 5 7 9 11। तो इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे। तो फिर आगे देखते हैं।
अभाज्य संख्याएं। तो क्या होती है अभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्या जिसमें केवल दो गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, जिसमें पहला गुणनखंड एक होगा और दूसरा वो खुद, जो संख्या है वो खुद है। बस यही दो गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्या में। तो क्या क्या डेफिनेशन है इसकी कि ऐसी प्रत्येक संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। केवल दो ही गुणनखंड हो, जैसे देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। दो, क्यों? दो में सिर्फ एक और दो, इनका ही भाग जाता है, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। तीन, इसका गुणनखंड भी एक और तीन ही है। 5, 7, 11, 13, 17, तो ऐसे ही आगे तक चलती जाएंगे। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, जिसमें पहला एक होगा और दूसरा वही संख्या होगी जो जिसका गुणनखंड कर रहे हैं। तो देखते हैं अभाज्य संख्या कैसे निकाली जाती है, कैसे पता चलेगा कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो संख्या हमारी 173। अब कैसे पता चलेगा कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो इसकी एक आसान सी ट्रिक है कि इसके आसपास का स्क्वायर देख लो, इसके आसपास का जो इसके नज़दीक हो वो स्क्वायर देख लो। तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 173 छोटा है इससे, 14 का स्क्वायर 173 से छोटा है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये हमें देखने की ज़रूरत है नहीं। तो अब इस 14 से नीचे देखते जाओ कौन सी अभाज्य संख्या है। अब इस 14 से छोटी अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो अब देखो इन 14 से छोटी जितनी भी ये अभाज्य संख्या है, इनमें से किससे ये पूरी डिवाइड होती है? 2 से तो नहीं होगी, 3 से भी नहीं होगी, 5 से, 0 और 5 नहीं होगी, 7 से भी नहीं होगी, 11 से नहीं होगी और 13 से भी नहीं होगी। तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही। तो यह तो 173 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? 173 अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है। तो ऐसे आसान से निकाल कर देख सकते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सी नहीं है। एक उदाहरण और लेके बता देता हूँ। तो उदाहरण है हमारा 437। इसे देखते हैं कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो किसके आसपास का स्क्वायर है ये? 21। 21 का 441 होता है और ये 437।
तो वही करना है। ये यहाँ पर 14, तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या देखी थी। यहाँ पर 21, तो 21 से छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे। 21 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 21 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 21 से छोटी यही है। तो अब इनमें से किससे ये 437 डिवाइड हो रहा है ये देखना है। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 नहीं हो रहा, 17 इससे भी नहीं हो रहा, और 19 से हो रहा है ये पूरा पूरा डिवाइड। 19 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 437 में। तो 437 में 19 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। फोर 37 इस फर्स्ट तया 19 से विभक्त होती है। तो 437 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैंने दोनों बता दिए कि अभाज्य संख्या कब होगी और भाज्य संख्या कब होगी। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 19 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और ये किसी भी अभाज्य संख्या से जो 14 से छोटी अभाज्य संख्या थी उनसे डिवाइडेड नहीं थी पूरी पूरी। तो ये अभाज्य संख्या है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। आसान सा है वैसे तो अब आगे बढ़ते हैं हम। पढ़ते हैं कि भाज्यता के नियम। कि कोई भी संख्या का कैसे पता लगाए कि ये इससे पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो देखते हैं। पहला है 2 से विभक्त होने का नियम। तो क्या है ये? कि कोई भी संख्या है जो 2 से विभक्त तभी होगी जब इसका इकाएकांक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई हो। तो क्या है कि कोई भी संख्या 2 से विभक्त तभी होगी जब इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई हो। तभी ये 2 से
पूर्णतः विभक्त होगी। तो उदाहरण देखते हैं हम एक, जैसे 5, 3, 6, 8, 0। तो इसमें इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो ये पूर्णतः 2 से विभक्त होगी। तो आगे आगे देखते हैं, और 6, 9, 2, 3, 8, 2। तो इसमें लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये भी 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं 7, 0, 7, 6, 9, 4। लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये भी 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो कहने का सीधा सा मतलब यही है कि कोई भी संख्या हो, उसके लास्ट का इकाई, उसमें इकाई का अंक हमेशा 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, तभी वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दूसरा देखते हैं हम 3 से विभक्त होने का नियम। कि 3 से कोई संख्या विभक्त होगी, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा। कि कोई भी संख्या 3 से विभक्त तभी होगी जब इस संख्या के अंकों का योग है, कोई भी संख्या होगी उसके अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए पूरा पूरा। तो क्या है डेफिनेशन, कि कोई संख्या तीन से पूर्णतया तभी विभक्त होगी जब उस संख्या का नहीं, संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो, 3 से विभक्त हो, तभी वो संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो जैसे उदाहरण देखते हैं एक, जैसे 6, 7, 5, 4, 0, 2। तो एक तो ये देख लो कि 2 से तो पूर्णतः विभक्त होगी, क्यों लास्ट में 2 आ रहा है। तो 3 से विभक्त होने के लिए हमें इसके अंकों का योग करना होगा, तब, और उस योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी वो 3 से विभक्त होगी। तो कितना होगा इनके अंकों का, इसके अंकों का योग 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24। तो इसके अंकों का योग कितना हुआ 24। इसमें पूरा पूरा 3 का भाग जाना चाहिए, तो 3 8 बार चला गया पूरा पूरा, तो ये संख्या 3 से डिवाइडेड है। तो आसान सा था, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब पहले हम 9 से विभक्त होने का नियम देख लेते हैं, क्योंकि 3 और 9 का विभाजकता का नियम सेम है। तो देखते हैं 9 से विभक्त होने का नियम। तो कोई भी संख्या 9 से विभक्त होने के लिए उसके अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, क्यों 3 के विभाजकता का नियम भी यही था कि 3 से जो वही संख्या पूर्णतः विभाजित होगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाए।
तो उसी प्रकार 9 का 9 से विभक्त होने का नियम भी वही है कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभक्त होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइडेड हो जाएगा। तो क्या है, कोई भी संख्या 9 से विभक्त तभी होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो, तभी वो 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो जैसे एक उदाहरण लेके देखते हैं। 9 8 7 6 5 1 3। तो कितना होगा इसके अंकों का योग? 9 और 8 17, 17 और 7 24, और 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 1 36, 36 और 3 39। तो कितना हुआ? 39। इसमें पूरा पूरा 9 का भाग जाना चाहिए, तो नहीं जा रहा इसमें पूर्णतः 9 का भाग, तो यह 9 से विभक्त नहीं है। तो यह संख्या 9 से विभक्त नहीं है, क्योंकि इसके अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना ज़रूरी है, तभी ये संख्या 9 से विभक्त होगी। तो देखते हैं दूसरे से, इसी संख्या को बढ़ा लेते हैं। 9 8 7 6 5 1 3। इसके अंक, इतने अंकों का योग 39 था, और यहाँ पे 6 और लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 45। तो 45 में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 9 पंजे 45 5 बार। तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। बस ऐसे ही हमें देखना है। तो आगे देखते हैं 4 नंबर पे कौन सा है। यही है 4 से विभक्त होने का नियम। तो क्या है 4 से विभक्त होने का नियम? कि कोई भी संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब जब उस संख्या का दहाई तथा इकाई के अंक से बनी संख्या, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त होनी चाहिए। तो क्या था हमारे डेफिनेशन? क्या है कि कोई संख्या चार से तभी विभक्त होगी जब उस संख्या के दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी
संख्या 4 से विभक्त हो। विभक्त हो यानी कि जो संख्या 4, कोई संख्या है जिसके दहाई और इकाई के अंक से जो संख्या बनेगी वो 4 से विभक्त होनी ज़रूरी है, तभी वो संख्या 4 से विभक्त होगी। जैसे देखते हैं 1 0 6 5 9 4। तो दहाई और इकाई का अंक, तो इकाई का अंक है और दहाई का अंक है, तो क्या संख्या बनी हमारी है 94। तो 94 में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो जा रहा है क्या इसमें 4 का पूरा पूरा भाग? नहीं जा रहा, तो ये संख्या 4 से विभक्त नहीं है। तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो दूसरी संख्या लेके देखते हैं हम 1 0 6 5 6। तो वही देखना है दहाई और इकाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक। तो क्या संख्या बन रही है हमारी 56। तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? 14 बार चला गया, तो ये संख्या हमारी 4 से विभक्त होगी, क्योंकि इसके इकाई और दहाई अंक से मिलकर जो संख्या बन रही है उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर पे 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने का नियम। तो क्या डेफिनेशन हमारी इसकी कि कोई भी संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। 4 में तो क्या था कि दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त होनी चाहिए, और 8 में क्या है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई तीनों से मिलकर जो संख्या बनेगी वो 8 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। जैसे लिखते हैं कि कोई संख्या आठ से तभी विभक्त होगी जब उस संख्या का सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो। 8 से पूर्णतया विभक्त हो। जैसे उदाहरण से देखते हैं, संख्या लेते हैं कोई 1 6 3 9 7 1 2 और 8। तो क्या थी हमारी डेफिनेशन कि सैकड़े, दहाई और इकाई के अंकों से जो संख्या बनेगी वो 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, तो क्या संख्या बन रही है हमारी 128। इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो
16 बार जाता है पूरा पूरा भाग। तो ये संख्या हमारी 8 से विभक्त होगी, 8 से विभाजित होगी। तो यही था हमारा नियम, आसान सा था, दोनों मिलते जुलते नियम है, 4 का और 8 का। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हमारे 2 नियम और बचे हैं, तो वो कल देखेंगे हम, और उनके साथ कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करेंगे। तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी आपको। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो सेशन में तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो थैंक यू, धन्यवाद।